नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत। अशोक भाई, नमस्ते। बहुत कुछ हो रहा है। क्या क्या बोला जाए, क्या, क्योंकि रोज एक जिसको कहते हैं ना, रोज एक एटम बम फूट रहा है। लेकिन तत्काल एक बात को इसलिए कर लिया जाए कि वो बात हो सकता है कि आम जनता को इमीडिएटली लगता हो कि हमें इससे क्या मतलब, उसको बहुत प्रभावित नहीं कर रही है। लेकिन इस देश के संविधान के तौर पे आमजन के हित में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो है। बिल्कुल। इम्पोर्टेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले चार पांच पांच दिन से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ के प्रेसिडेंट ने जो रेफरेंस किया है उस पर बातचीत कर रही है, उस पर सब वकीलों की दलीलें सुन रही है। उस पर अजीब अजीब विचित्र तरह की दलीलें आ रही हैं। कुछ कह रहा है कि मतलब अलग अलग पक्ष अपने अपने ढंग से कह रहे हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से बीजेपी और सरकार का ये कहना है कि अगर गवर्नर चाहे, मोटा मैं बोल रहा हूँ, जो तुषार मेहता कह रहे हैं कि गवर्नर के पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो अगर चाहे तो बिल को अपने पास रख ले, पास बिल को, और उसको किल कर दे, वो नेचुरल डेथ में मर जाए। ये एक ऑप्शन की भी बात हो रही है। दलीलें सुनी जा रही हैं। 5-6 दिन हो गया है। आज एक अजीब सी चीज हुई कि बीजेपी शासित जितने प्रदेश थे उनके वकील भी पहुंच गए हैं जी साहब करने। और वो कहीं पे ये दिखाया जा रहा है, एक इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि न्यायपालिका कहीं से कार्यपालिका के कामों में दखलंदाजी कर रही है या उसको सुपरवाइज कर रही है। जबकि मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं है। सबके अलग अलग काम है। अगर कार्यपालिका कोई अपना काम ठीक से नहीं करती है, संविधान के दायरे में नहीं करती है, तो ये दायित्व है न्यायपालिका का कि उसको ठीक करे। मैं ओवरऑल ये जो चल रहा है उस पर एक आपकी टिप्पणी ले लूं, फिर उसके बाद पॉलिटिकल जो देखिए, जी। क्या हुआ कि एन रवि नाम के गवर्नर थे और तमिलनाडु में बैठे हैं। वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। हमारे देश में ये पहले से चलता आ रहा है, जो केंद्र में सत्ता में होता है उसी के विचारधारा के लोग राज्यपाल बनते हैं। तो आपकी विचारधारा की सरकार वहां हो, आपकी सरकार वहां हो, तो डबल इंजन की सरकार में गवर्नर बहुत, मुख्यमंत्री गवर्नर बिल्कुल बाप बेटे जैसे रहते हैं, भाई भाई बनते हैं। और जैसे ही विपक्ष की सरकार हो और केंद्र में अलग सरकार हो, तो राज्यपाल जो है वो एक राज्य गवर्नर हाउस एक अड्डा बन जाता है वर्तमान सरकार को तकलीफ देने का। और ये 2014 से ज्यादा ही हो गया है। बीच में एन रवि 12 बिलों पे बैठ गए, विधानसभा ने पारित किए हुए डीएमके के। उसमें से 2 बिल 2 साल से उनके पास थे। वो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज के बेंच ने निर्णय दिया कि भाई गवर्नर और राष्ट्रपति ये कोई भी बिल 3 महीने से ज्यादा अपने पास नहीं रख पाएंगे, उनको वापस करना होगा। और उसके बाद वो जो 12 बिल थे वो सर्वोच्च न्यायालय ने पास कर दिए। उसके बाद मामला बहुत हंगामा हो गया। लेकिन जब भूषण गवई जिस दिन शपथ ले रहे थे, उस दिन राष्ट्रपति महोदया ने एक उनको लेटर थमा दिया। और राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से कुछ टिप्पणियां मांग सकती है, कुछ एक्सप्लेनेशन मांग सकती है। तो उन्होंने इस बात को कहा कि आप इसको प्रेसिडेंट रेफरेंस कहते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमको बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के समय सीमा तय करे। और ऐसे कुछ 17-18 सवाल थे। अब उसको जब जवाब देना होता है तो उसमें एक परंपरा है, एक संविधान बेंच का गठन हुआ। और उस पे ये जब, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया हो तो सर्वोच्च न्यायालय के पास था, तो केंद्र सरकार दलील देने पहुंच गई कि ये कैसे गलत है। जब नरेंद्र मोदी जी के जो वकील है अपने तुषार मेहता, नरेंद्र मोदी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब ये वकीलों ने कई दलील दिए और वो दलील काम नहीं कर पाई सर्वोच्च न्यायालय में, तो एकाएक जितने बीजेपी शासित राज्य है देश में, उनके तरफ से फिर सर्वोच्च न्यायालय पे वकील भेजे गए। अब इसमें महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पौंडीचेरी समेत तमाम भाजपा शासित राज्यों के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एक तो बिल को मंजूरी देने का अधिकार नहीं है, और दूसरी बात यह है कि उनको समय सीमा तय करने का अधिकार नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत पहले क्लियर कह दिया है, हम मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायपालिका को बिल को मंजूरी देने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो उस बेंच ने निर्णय दिया सर्वोच्च न्यायालय के, वो एक्सेप्शनल केस था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। इसीलिए वो काम बिल्कुल न्यायपालिका नहीं है, वो राज्यपाल का ही काम है। इसीलिए राज्यपाल के लिए समय सीमा तय कर दी 3 महीने की, 3 महीने की राष्ट्रपति के पास तय कर दी, ताकि ये फिर से इशू आगे आए ही नहीं कोर्ट के सामने।
कि कोर्ट को बिल पास करना पड़े, तो कोर्ट बिल पास करेगा नहीं, क्योंकि ये मामला काम हमारा नहीं है। लेकिन कभी कभी ये करना पड़ता है, इसलिए करना पड़ता है कि आपकी सिस्टम कोलैप्स होगी। तुषार मेहता कुछ सवालों के जवाब ही नहीं दे पाए। सवाल ये थी कि चलो ठीक है, राज्यपाल को अधिकार है, हमको अधिकार नहीं है राज्यपाल को 3 महीने का समय देने का, राष्ट्रपति को हमको अधिकार भी नहीं बिल पास करने का। अब आप बताइए कि सरकार के पास क्या ऑप्शन होगा यदि राज्यपाल 2 साल बिल पे बैठा है तो? आप देखिए रास्ता जी, बताइए। उन्होंने बोला नहीं, बातचीत से संभव है। कैसे बातचीत से संभव है? बीजेपी की विचारधारा वाला आदमी गवर्नर है वहां पर तमिलनाडु में, वो डीएमके के घोर विरोधी है। तो डीएमके जिस घोषणा पत्र के साथ सत्ता में आए, उस घोषणा पत्र से बीजेपी तो सहमत नहीं है। तो उस घोषणा पत्र को लागू करने के लिए जो बिल पास हुए, उससे वो कैसे सहमत हो सकते हैं? कल मुख्यमंत्री जाएगा राज्यपाल के पास कि साहब मैं बातचीत के लिए आया हूं, आप बिल पे बैठे हैं, बिल आप क्लियर कर दीजिए या वापस कर दीजिए। तो बोलेगा नहीं है, ये आप जो 3,000 रुपए महीना दे रहे महिलाओं को, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आप मत करिए। तो कोई भी एजेंडा जो एडीएम के सत्ता में आया, जिस एजेंडे के भरोसे, वो तो लागू होने ही नहीं देगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी उस एजेंडे के साथ नहीं है। बीजेपी का अपना एक अलग एजेंडा है, विचारधारा का टकराव है, तभी तो अलग अलग राजनीतिक दल है। तो फिर कोई भी विपरीत राजनीति दल का सरकार काम ही नहीं कर पाएगी यदि राज्यपाल के पास पूर्ण समय दिया। अब उसमें हरीश साल्वे जी ने कहा कि भाई एक डीम एसेंट होता है, यह मान लिया जाए, राज्यपाल के मामले में वो डीम्ड एसेंट नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि डीम एसेंट एक आभासी सोच है। उन्होंने कहा नहीं, विधानसभा और विधान परिषद के मामले में यदि मनी बिल है और विधान परिषद 14 दिन के अंदर पास नहीं करता, तो वो पास मान लिया जाता है। अब देखिए, हरीश साल्वे जैसे बड़े लोग, जो जिन हरीश साल्वे के प्रति बहुत आदर है मेरा, बहुत सीनियर वकील है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माने हुए ख्यातमान विधिवेत्ता है, अब वो राज्यपाल की तुलना लोअर हाउस से कर रहे हैं। क्या माने? लोअर हाउस अलग है, अपर हाउस अलग है, राज्यपाल अलग है। फिर उसके बाद तुषार मेहता ने कहा कि भाई राज्यपाल और राष्ट्रपति को समय सीमा तय करते, सुप्रीम कोर्ट के पास समय सीमा तय है क्या? अरे सुप्रीम कोर्ट के चुनाव लड़के आया क्या? सुप्रीम कोर्ट किसी एजेंडे के साथ आया क्या कि भूषण गवई पूरी इंडिया में एक एजेंडे के साथ चुनाव लड़े, आप उनको एजेंडा लागू करना है? तो आप न्यायपालिका की और राज्यपाल की तुलना कैसे कर सकते हैं? लेकिन आलू और प्याज इकट्ठा है, क्योंकि इनका जानबूझ के इनका कहना है कि जो केंद्र में सरकार है उसके विपरीत जो सरकारें हैं, उनके विपरीत विचारधारा की जो विपक्ष की सरकारें हैं, वर्तमान में यदि हम देखें तो आपकी एक सरकार बंगाल में है, एक सरकार तमिलनाडु में है, एक कर्नाटक में है, एक तेलंगाना में है, एक हिमाचल प्रदेश में है, ये केरल में है। अब ये सरकारें वही एजेंडा लागू करेगी जो बीजेपी का होगा। झारखंड भी बोल दिया जाए भाई, नहीं तो झारखंड भी सॉरी, झारखंड छूट गया था, झारखंड भी। ये सारी राज्य वही एजेंडा लागू करेगी जो बीजेपी चाहती है। और यदि वो अपना एजेंडा लागू करेगी तो वो बिल पास ही नहीं करेगा राज्यपाल। राज्यपाल के पास के देखिए, लोग कहेंगे कि भाई बिल नहीं पास किया तो क्या हो गया? नहीं, या तो बिल पे साइन कर दे और या बिल रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट करने पे फिर वो विधानसभा में जाएगा, फिर विधानसभा से पारित होकर आएगा और दूसरी बार फिर राज्यपाल पे साइन करना ही होगा। तो राज्यपाल ने इसमें से रास्ता निकाल लिया कि वापस किया तो फिर आएगा तो करना ही पड़ेगा, इससे अच्छा वापस ही मत करो और बैठे रहो। 2-2 साल तक बैठे रहते। तो ये केंद्र सरकार, मतलब ये संघीय ढांचा जो है राज्य और केंद्र, फिर तो ये तो वन पार्टी रूल हो गया। ये तो तमिलनाडु के लोगों के लिए, यदि उनको काम चाहिए, उनको चाहिए कि वो सरकार चले, वहां पे काम हो, तो बीजेपी की सरकार को वहां चुनाव जितवा दे। केंद्र में बीजेपी है तो फिर तो राज्यों की चुनाव ही नहीं होनी चाहिए। केंद्र में जो सरकार आई वो अपना एक गवर्नर नियुक्त करे और गवर्नर सरकार चलाए। गवर्नर एक अपने एडवाइस के लिए एक मुख्यमंत्री बनाए, एक सिलेक्ट करे लोग,
और एक अध्यादेश निकाले कि कल से ये मुख्यमंत्री होंगे, ये उप मुख्यमंत्री होंगे, ये होम मिनिस्टर होंगे, ये मेरी टीम होगी और मैं राज करूंगा। यही करे, विधानसभा के चुनाव की क्या जरूरत है? लेकिन ये बार बार कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको लगा कि इनका एक बड़ा हथियार इनके हाथ से निकल गया सुप्रीम कोर्ट की इससे। देखिए दलील तो है, अभी दलीलें चल रही है। सुप्रीम कोर्ट सितंबर में, मुझे लगता है सितंबर के पहले सप्ताह तक सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस देना है। लेकिन इस रेफरेंस की एक खासियत और होती है आनंद जी, दर्शकों को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट जो रेफरेंस का उत्तर देगा वो नासिर नहीं बन सकता, वो एडवाइस है, ओपिनियन है, वो कानून नहीं है। नहीं, करेक्ट। उसका उपयोग करके आप केस में साइटिंग नहीं कर सकते, और उससे तमिलनाडु का जो केस डिसाइड हुआ उसके इंपैक्ट भी नहीं होगा जी। और कुल मिलाकर। अशोक भाई, हाँ, मैं अगले उस पे आऊं, मैं ये भी बता दूं, और हो सकता है ये उसका विवेक है, वो सुझाव नहीं भी देने का उसका अधिकार क्षेत्र है। वो हाँ, सब सुनने के बाद वो कहेगा कि मैं सुझाव नहीं देता हूं। ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन है। हाँ, नहीं, जब सभी अपने अपने विवेक से काम कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट विवेक क्यों नहीं उपयोग किए? नहीं, जो प्रोविजन है। खैर, मैं एक चीज इस पे आ रहा हूं, नहीं, और एक और चीज है अशोक भाई, एक और चीज है जो अभिषेक मनु सिंघवी भी कल कह रहे हैं कि जब प्रेसिडेंट ने रेफरेंस दे दिया है तो जो भी माना जाएगा वो बाइंडिंग हो जाएगा प्रेसिडेंट के ऊपर। वो ये भी एक उसका हाँ, खेल है। बिल्कुल। उसमें नहीं जा रहा है। मैं एक और जगह, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, बिहार में बहुत कुछ हलचल हो रही है, और बिहार में जो चुनाव आयोग ने वोट चोर गद्दी छोड़ और ये सब शुरू हुआ, मुझे दो चीजें हो रही हैं। एक तो बिहार, पहले लग रहा था कि केवल बिहार का मामला है या महाराष्ट्र का मामला है वोट चोरी, स्टैलिन आके, ये सब लोगों ने आके उसको व्यापकता दे दी, अब सब उसके पीछे लग गया, पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा हुआ है। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट चीज राहुल गांधी ने अब शुरू की है, जो इधर शुरू की, और उन्होंने लोकसभा के आखिरी सत्र से, वो अब कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग दे रहे हैं कि मोदी जी इस देश के वैध प्रधानमंत्री नहीं है, वो वोट चोरी से करके प्रधानमंत्री बने हैं। और ये बड़ी मैसेज है, क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि यार साहब ये तो चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। मैं इस पूरे उस पे जरा एक आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि ये जो मोदी जी की बेसिक लीगेसी को, उनकी लोकस को अब चैलेंज कर रहे हैं राहुल गांधी कि ये वैध प्रधानमंत्री। राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और जिस मतदाता सूची में महादेवपुरा में 1,02,52 मतदान बोगस मतदाता है, ये साबित कर दिया प्रूफ के साथ। वो लोकसभा की सूची थी, तो जितने भी आंकड़े आ रहे हैं वो लोकसभा की सूची के आ रहे हैं। तो मैं एडीआर की रिपोर्ट मानूं तो एडीआर ने कहा कि भाई 60 के आसपास की सीटें जुगाड़ू सीटें हैं, चोरी की सीटें हैं, तो फिर ये 180 पे आ जाते हैं, 240 में निकाले तो फिर मुझे निशिकांत दुबे की बात सही लगती है कि बीजेपी की औकात तो 150 सीट की है, बाकी लाए वो मोदी लाए। मोदी कैसे लाए ये नहीं पूछता। अब मैं यही कहूं कि भाई ऐसा है कि आप ये कहे कि अशोक आए थे ऑफिस, मैं जानता हूं कि मेरे ऑफिस में सिर्फ चाय मिलती है, अशोक जी समोसे लेके आए और पूरे स्टाफ ने चाय समोसे खाए। अब समोसे कैसे लाए ये मत पूछिए, खुद बना के लाए, खरीद के लाए, चोरी करके लाए, डाका डाल के लाए, किसी से उधार मांग के लाए, फेंके हुए समोसे उठा के लाए, ये मत पूछो। ऐसे ही है, मोदी जी सत्ता में ले आए, कैसे लाए मत पूछो, और कैसे लाए ये राहुल गांधी बता रहे हैं कि मोदी जी सत्ता में लाए। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि भाई 150 सीट की औकात बीजेपी की है, ये निशिकांत दुबे ने बोल दिया और नड्डा जी बिल्कुल चुप रहे। इसका मतलब मौन स्वीकृति होती है, नड्डा जी ने भी मांग लिया कि हमारी औकात भैया 100-150 सीटों की है, बाकी मोदी जी लाए। तो मोदी जी कैसे लाए? मोदी जी गणेश कुमार की मदद से लाए, और ये हर जगह हो रहा है। अब पनवेल का किस्सा इतना क्लासिक है, पनवेल के किस्से में लोकसभा चुनाव एक पार्टी हार गए पनवेल में, तो उन्होंने देखा कि मैं कैसे चुनाव हार सकता हूं, उनको कुछ गड़बड़ लगी, उन्होंने पूरा स्कैनिंग किया, उनके पास वो थी चुनावी मतदाता सूची, उसमें उन्होंने 85,000 बोगस मतदाता पकड़े और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बताया कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और सारे प्रूफ के साथ बताए, और ये सारा बंडल उठा के दिया उन्होंने चुनाव आयोग को।
चुनाव आयोग 1 महीने तक बैठा रहा उस पर। फिर ये मुंबई हाईकोर्ट गए। मुंबई हाईकोर्ट ने सब देखने के बाद कहा कि अरे बहुत बड़ी गड़बड़ी है ये तो। उन्हें चुनाव आयोग को आदेश दिया कि 2 सप्ताह के अंदर ये चुनावी लिस्ट रेक्टिफाई करो। मतलब ये माना कि ये 85,000 बोगस है, इसको ठीक करो। चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। उसके बाद ये फिर हाईकोर्ट गए। तब तक चुनाव का प्रोसेस चालू हो गया था विधानसभा के। तो चुनाव आयोग ने कुछ एक्शन नहीं ली। इसके खिलाफ जब पाटिल फिर गए हाईकोर्ट, तो मुंबई उच्च न्यायालय ने कह दिया कि पाटिल जी अब चुनाव का प्रोसेस चालू हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसी फ्रॉड लिस्ट पर विधानसभा चुनाव हुए और सीटें बीजेपी को चली गई। मतलब थाली में मक्खी गिरी। आपने वेटर को बुलाया, मक्खी गिरी। वेटर कुछ सुन ही नहीं रहा है। आपने रेस्टोरेंट को मालिक को बुलाया, यार इतनी बड़ी मक्खी गिरी देखो ये खाने में। वो बोलता है अभी ये वेटर थाली बदल। 15 मिनट हो गए, वेटर ने थाली नहीं बदली। आप फिर मालिक के पास गए, बोले भाई साहब अब तो खाना खत्म हो गया, अभी जो कुछ भी है मक्खी के साथ आपको खाना पड़ेगा। ये हालत है। तो ये वोट चोरी नहीं तो क्या है? आपने वोट चोरी पकड़ी, आपने बताई, इसके बावजूद आपने विधानसभा में उसी वोट चोरी वाले मतदाता सूची पे काम किया। तो ये जी राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में तो एक मतलब एक ही एड्रेस पे 50 वोट ऐसे करीब करीब 75,000 घर मिले। जी जी 50। मैं मैं अच्छा, दूसरी अशोक बात भाई। है जो बिहार में चल रहा है। देखिए एक थोड़ा वो मतदाता सूची में दर्शकों को बड़ी क्लियरिटी के साथ बताना होगा, क्योंकि ये जो बाकी पमेरियन जो भौंक रहे हैं सुबह से शाम तक, ये बहुत कंफ्यूजन कर रहे हैं। अब देखिए, चुनाव आयोग कहता है कि हमने एक सूची का ड्राफ्ट दिया है बिहार में, जिसको ऑब्जेक्शन है ऑब्जेक्शन फाइल करो। ठीक है, आनंद जी मेरा नाम नहीं है तो मैं ऑब्जेक्शन फाइल करूंगा। मेरा नाम है तो मैं क्यों ऑब्जेक्शन फाइल करूंगा? लेकिन मेरा नाम 4 जगह पे अलग अलग है, मुझे कैसा पता पड़ेगा? मैं सारा काम धंधा छोड़ के पूरी 8 करोड़ लोगों की लिस्ट तय करूं क्या? मेरा नाम 4 जगह है, 3 जगह मेरे नाम से लोग वोट डाल रहे हैं, ये मुझे कैसा पता? मेरे एड्रेस पे 50 लोग और रजिस्टर है, मुझे कैसा पता? कैसा पता? इसका ऑब्जेक्शन कौन फाइल करेगा? कल चुनाव आयोग को कहेंगे कि भाई साहब ये एक घर पे 250 लोग थे, एक 2 कमरे के घर में, और बोलेंगे आपने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया, हमने तो बता दिया था। तो ये किसका काम है? राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी करेगा या आपकी लिस्ट की ये करेगा? ये गलतियां आपसे होती कैसे है ये देखिए पहले आप। 1-2 नहीं, लाखों की तादाद में गलतियां हैं। मरे हुए लोगों को जीवित कर दिए, जीवित किए हुए लोगों को मार दिया है। जो भी इसके लिए कल्प्रिट होगा उस पर सजा होनी चाहिए। आप मतदाता सूची के साथ नहीं खेल रहे हैं, आप इस देश के लोकतंत्र के साथ खेल रहे हैं, जो संविधान की रीढ़ की हड्डी है। आपके ऊपर मतलब ये चुनाव आयोग के ऊपर क्रिमिनल केसेस चलने चाहिए। अब इन्होंने चुनाव आयोग को एक कानून ला के कर दिया कि भाई चुनाव आयोग के खिलाफ कोई केस नहीं चालू कर लगा सकता। इस कानून की क्या जरूरत थी? चुनाव आयोग यदि प्रामाणिकता से काम करेगा, मतलब मैं आपके ऑफिस में चाय पीने आऊंगा और आप ऑफिस में ऑर्डर करोगे कि भाई देखिए अशोक वानखेड़े बहुत प्रामाणिक आदमी है, लेकिन वो कोई चोरी करते हुए पकड़े गए तो उनको बिल्कुल पकड़ना मत। हाँ हाँ, मैं किसी को अधिकार नहीं अशोक वानखेड़े जी को चोरी करते हुए पकड़ने का। लोग कहेंगे साहब अभी तो आप ईमानदारी के कस्में खा रहे थे वानखेड़े जी के, तो वानखेड़े जी चोरी करेंगे क्यों? आपको ये ऑर्डर देने का अधिकार, मतलब क्यों ऑर्डर दे रहे हो यार? क्योंकि आपको भी पता है आपने ईमानदार बोला, लेकिन नंबर 1 का डकैत है ये। जी सबके सामने कोई चीज उठा के लेके जाएगा, ऑफिस वाला कोई टोकेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अशोक भाई, मैं बीच में रोक के एक चीज और जरा हम लोगों को बार बार कहते रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक विचित्र और बात कही। वो बार बार जिम्मेदारी डाल रहा है कि 12 पॉलिटिकल पार्टीज भी है। अरे पॉलिटिकल पार्टीज का लेना देना कुछ नहीं है इससे। ये चुनाव आयोग का मेरा मुझे नाम एक बात करना है, इसमें बताइए पॉलिटिकल ना, पार्टीज क्या कर? जी मुझे बताइए
कल न्यायपालिका ये कहे कि हम 2 बेंच की न्यायपालिका है, 2 बेंच है, बोर्ड है हमारा, और ये कहे कि यार हम इसलिए डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं कि इसमें जो पार्टियां हैं, जो हमारे यहाँ जो अभियुक्त है और उसका जो 2 पार्टियां हैं, वकील है। वो हमारे घर में गणपति की पूजा के लिए नहीं आ रहे, गणपति की मूर्ति के लिए नहीं आए, इसलिए हम पूजा नहीं कर पाए। अरे उनका काम नहीं है वो। राजनीतिक दलों का काम मतदाता सूची बनाना नहीं है। मतदाता सूची करेक्ट और ईमानदारी से बनाने का काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग यदि चोरी करता है, बेईमानी करता है, तो उसको ठीक करने का आयोग न्यायपालिका का है। चुनाव आयोग ने कैसी चोरी की ये बताने का काम कोर्ट राजकीय दलों का है, उन्होंने बताया। जो लोगों का मतदाता सूची में नाम नहीं है वही जाएंगे एफिडेविट लेके कि साहब मैं अशोक वानखेड़े, पिता सो एंड सो, एड्रेस सो एंड सो, मेरा मतदाता सूची में नाम नहीं है, मैं एफिडेविट के साथ कहता हूं कि मैं यहां रहता हूं, मेरा नाम एनरोल किया जाए। वो तो नाम एनरोल होगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के मतदाता बिहार में रजिस्टर्ड किए गए हैं 5,000, जो बिहार को लग के कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके लिए कौन कंप्लेंट करेगा? और राजनीतिक दल के यही काम करेंगे 8 करोड़ मतदाता ढूंढने के। इसमें एक गांव, एक घर पे कैसे है, 250 है, 300 है, 400 है। क्या चुनाव आयोग ने कोई इंक्वायरी कमेटी ऑर्डर करी? राहुल गांधी ने हमको एक एग्जांपल दिया, हम उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हम अब इंक्वायरी कमेटी घोषित करते हैं और हर जगह देखते हैं कि उस घर नंबर 235 पे 80 लोग कैसे थे, हु एनरोल्ड देम, वी विल इंक्वायर इनटू दैट। नहीं, वो भी आप कहते कि आप एफिडेविट देके बोलो। एफिडेविट क्या, वो 1,02,52 एफिडेविट पर साइन करेंगे राहुल गांधी? लीडर ऑफ अपोजिशन है, वजन रखता है आदमी, शैडो कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है उसका लीडर ऑफ अपोजिशन होने की वजह से। और क्या है चुनाव आयोग, क्या क्रेडेंशियल है गणेश कुमार के? अशोक भाई, एक खबर थोड़ी आपके पास हम लोगों से ज्यादा रहती है, इसलिए क्योंकि बंबई में भी आप जाते रहते हैं, आपका एक संपर्क सूत्र है। ये नए उसमें एकदम से ये ट्रंप आने को पिछले 1 महीने से ये अंबानी जी को थोड़ी दिक्कत होने लगी है। अनिल अंबानी जी को तो बहुत ही दिक्कत, ईडी और वो, और उधर वनतारा जब शुरू हुआ है तो अनंत अंबानी, ये कुछ ऐसा माना जा रहा है कि कुछ हलचल हो रही है। हलचल कुछ नहीं हो रही है सर, ये कारपोरेट वॉर है, अडानी वर्सेस अंबानी। एक कारपोरेट वॉर है जी। लेकिन इसके रिपरकशंस तो भारत की राजनीति में पड़ेंगे। मैं ऐसे कई पत्रकारों को जानता हूं दिल्ली में, नाम नहीं लेंगे, क्या है अपने इसके है, आप उनके ट्वीट मॉनिटर करिए। वो अंबानी परिवार का, रिलायंस का कुछ भी छोटा भी हो जाए तो उसके ऊपर ट्वीट करके तुरंत रिएक्ट करते हैं। लेकिन अडानी ग्रुप का कुछ भी हो जाए तो एक लाइन भी नहीं आती। कई हमारे यूट्यूबर्स है जो अडानी जी के बारे में एक लाइन नहीं बोलते, और कईयों ने तो मुझे ज्ञान दिया, बोला हम तो अडानी के बारे में स्टोरी कर रहे थे, लेकिन वो क्या कीवर्ड डालने से एकदम गायब ही हो जाता है वीडियो। मैंने अजब है यार, तुम्हारा गायब होता, हमारा तो नहीं होता गायब। क्या होता है जब कारपोरेट वॉर होता है 2 ग्रुप में, तो अक्सर ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और पत्रकार खूब अच्छी तरह से नहा लेते हैं। तो अभी कुंभ स्नान चल रहा है हमारे यहाँ। शाही स्नान चल रहा है अभी, कोई उसकी साइड लेता है, कोई उसकी साइड लेता है। लेकिन एक चीज चलते चलते अशोक भाई, ये सारा कुछ होने में अमेरिका जिस तरह से बिहेव कर रहा है, आज से तो लागू हो गए नए टैरिफ, उसको सैंक्शन बोल रहा है एक, और दूसरा वो जो नया एक राजदूत डेजिग्नेट किया है उसने, 38 साल के एक नए, बिल्कुल अब लड़का ही बोला जाएगा पॉलिटिक्स के हिसाब से, नए एक नवयुवक को, जिनको कोई पूर्व ये ज्ञान नहीं है, कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, और उनको केवल भारत का राजदूत नहीं, उनको स्पेशल इन्वॉय टू साउथ एंड सेंट्रल एशिया, मतलब वो पूरे, और ट्रंप ये कह के भेज रहे हैं कि मेरा विश्वास पात्र है और मेरे एजेंडा को ये वहां जाके करेगा।
क्या आने वाले समय में भारत के लिए मुश्किलें और पैदा होने जा रही? बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। मैं तो उसके आगे का देख रहा हूँ। एक जो बिल पड़ा है उनके यहाँ हाउस में, जो बहुत जल्दी क्लियर होने की चांसेस है, सैंक्शनिंग रशिया 2025 एक्ट। उसमें रशिया से डील करने वाले लोगों के ऊपर 500% का टेरिफ है। ये 50 का 500 कब होगा पता नहीं। एक ऐसे राजदूत को यहां भेज रहे हैं, वो यहां देश में अनस्टेबिलिटी करने का प्रयास करेंगे। अब लोग कहेंगे कि विपक्ष खेल रहा है ट्रंप के हाथ में। विपक्ष ट्रंप के हाथ में नहीं खेल रहा है। पूरा देश सत्ता को साथ देने को तैयार है, पूरा विपक्ष मोदी जी को साथ देने को तैयार है, लेकिन बशर्ते मोदी बताए सच्चाई क्या है। आप सच्चाई नहीं बताते। देखिए, इंदिरा जी ने निक्सन से लड़ाई मोड़ ली थी, व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बायकॉट किया था, और वॉकड आउट ऑफ द कॉन्फ्रेंस। और हेनरी किसिंजर गाड़ी के पीछे भागते रहे, मैडम प्राइम मिनिस्टर करते हुए। तब हेनरी किसिंजर विदेश मंत्री थे, और वो सीधी आई, एयरपोर्ट चली गई और भारत आई। आने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने मन की बात नहीं की इंदिरा जी ने। उन्होंने अपने कैबिनेट को नहीं बुलाया। उन्होंने सबसे पहला काम किया तो अटल जी को मिलने की इच्छा की। अटल जी प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस पहुंचे। उन्हें अटल जी को कहा कि ये बात हुई, इस बात पे झगड़े हो गए। अटल जी, कोई बात छुपा के नहीं है, और ये बात मैं करके आई हूं, आप बताइए। अटल जी ने कहा कि इंदिरा जी, पूरा देश आपके साथ है, और भारत की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ी। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ यदि आपकी लड़ाई है तो हम आपके साथ हैं। और पूरा देश इंदिरा जी के साथ था, तभी हम बांग्लादेश का जन्म दे सके बांग्लादेश को, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सके। रशिया ने 7वां बेड़ा भेजने के बाद भी भारत अड़िग रहा। वही ताकत अटल जी की थी कि अमेरिका ने मना करने के बाद भी अमेरिका के नाक के ऊपर हमने विस्फोट करवाया, परमाणु विस्फोट करवाया। उन्होंने सैंक्शंस लगाया भारत पे, कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि हम मेंटली तैयार थे। आज हम मेंटली तैयार नहीं था हमारा देश, क्योंकि प्रधानमंत्री को लग रहा था ट्रंप माने बस उनका खास कुंभ के मेले पे बिछड़ा हुआ भाई है। अब वो भाई व्यापारी निकला। ये थोड़ी है कि सिर्फ गुजराती व्यापारी होते हैं, ट्रंप भी व्यापारी निकला। उसने अपना व्यापार पाकिस्तान में देखा। उसने अपना क्रिप्टो करेंसी जो उनके परिवार का है, वो पाकिस्तान में कैसा उसको लीगलाइज जगह मिली, और कैसा पाकिस्तान अमेरिका के लिए बिल्कुल हाथ उनके पलखे बिछा के पूरे परिवार के लिए बैठा है, उनके दामाद, उनके बेटे के लिए, ट्रंप के। तो उनके लिए पाकिस्तान प्रायोरिटी हो गया, भारत नहीं। और फिर भारत को रगड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि भारत, पहले दिन भारत अपने आंखें दिखा देता तो शायद चाइना जैसा ट्रंप भारत को फिर एक कंसिडर करता। लेकिन पहले दिन से आप एक्सेप्ट करते आ रहे, अच्छा भैया हम आपसे आपको प्रॉफिट का धंधा देंगे, अच्छा आपसे हम इंपोर्ट करेंगे, हम आपको कम निर्यात, हमारी जितना निर्यात है उससे ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, तेल भी लेंगे, जहाज भी लेंगे, ये भी लेंगे, वो भी लेंगे, जैसा आप करोगे वैसा करोगे। तो उन्होंने देखा कि ये तो भागने वाले हैं, देर रगड़ फिर से, और आज इस लेवल पे आ गए। अभी भी ये सरकार अभी भी लोगों के साथ झूठ फरेब कर रही है। यहां क्या नरेशन दे रहे हैं? या कल देखा होगा आपने, सारी दूर ट्रेंड हो रहा था, 4 बार ट्रंप ने फोन का प्रयास किया, प्रधानमंत्री जी ने फोन नहीं उठाया। मतलब भारत के अंदर ये ललकारते हैं और अमेरिका में जाके पुचकारते हैं। अमेरिकन एम्बेसडर ने, अमेरिका में भारतीय एम्बेसडर ने एक अभी लॉबिंग फर्म हायर की, $75,000 पर मंथ के हिसाब से। 15 अगस्त से उसने काम चालू किया। उस फर्म का काम क्या है? भारत की लॉबी करना कि भाई $50 मत, 50% मत करो, देखो हम गरीब, हमारा साथ दो। हम वहां अपनी लॉबिंग के लिए लोग कर रहे हैं, वो हमको रगड़ रहा है। अभी तक हम ट्रंप का नाम लेने के लिए ना विदेश मंत्री, ना रक्षा मंत्री, ना जेपी नड्डा अध्यक्ष, ना गृह मंत्री, ना प्रधानमंत्री, ट्रंप का नाम लेने की औकात नहीं इनकी, डर रही है। और ट्रंप, भारत, मोदी, ये सारे नाम ले लेके लताड़ रहे हैं। 50%, ये बहुत समझने की कोशिश करिए। लोग कहते हैं कि क्या अमेरिका ने बंद कर दिया? भैया 18%, हमारा टोटल निर्यात का 18% अमेरिका के पास जाता है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा आयात का पार्टनर है। दूसरा जो हमारा देश है, जो नंबर 2 पोजीशन पे है, जो देश हमारे भारत से सामान लेता है,
वो कुल निर्यात के 8% लेता है, मतलब पहले और दूसरे में 10% का फर्क है। चाइना से और रशिया से हम अच्छे संबंध करेंगे तो क्या करेगा? चाइना हमको माल दे रहा है, चाइना हमको बेचता है, माल बेचता है, रशिया हमको माल बेचता है। हमको माल बेचने वाले नहीं चाहिए, भारत का माल खरीदने वाले लोग चाहिए। 18% हमारा धंधा यदि वहां से खत्म हो जाता है अमेरिका से, तो वो 18% हम कहां करेंगे? यूरोप करेंगे। ये देश को बेवकूफ बना रहे कि इंग्लैंड के साथ हमने फ्री ट्रेड किया, बहुत अच्छा है। इंग्लैंड का और भारत का व्यापार कितना है? टोटल भारत का जो निर्यात है उसका मात्र 3% इंग्लैंड को जाता है। 3% का 6% हो जाएगा। वो 18% कहां से हम करेंगे? 50 देशों के साथ बातचीत हो रही है। अरे 50 कौन से देश है? 1%, 2%, 1%, 2% वाले। और ट्रंप का षड्यंत्र बहुत बड़ा है, मैं अभी भी बता रहा हूं आनंद जी। ट्रंप ने 50% टेरिफ जो है उसमें 25% तो उसने ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पे लगाया और 25% उसने रशिया यूक्रेन के युद्ध के नाम पे लगाया। कल यदि वो भारत को सिंगल आउट करता है कि ये रशिया को मदद कर रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ, तो पूरा यूरोप भी भारत के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि यूरोप अमेरिका के साथ है, यूरोप यूक्रेन के साथ है। और कल यूरोप ने भी भारत का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, इंपोर्ट भारत से बंद कर दिया रशिया के नाम पे। ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पे कभी वो अमेरिका को बोलेंगे अरे आपका ट्रेड एग्रीमेंट आप जानो यार, हम भारत से क्यों अपना आयात निर्यात रोके? लेकिन फिर उसने यदि रशिया के नाम से सैंक्शन लगाएगा तो हमारे हाथ से यूरोप भी जाएगा। तो जगह कहां है हमारी? मैं बार बार कह रहा था कि ये बहुत इतराते और इतना मूर्ख, मतलब क्या करे लोग भी, पामिलियन भी, हमारे जो मीडिया है उसको महिमा मंडित करते कि 2 लाख करोड़ का इस बार हमको जीएसटी मिला, लोग तालियां बजाते हैं। अरे जीएसटी बढ़ने से तालियां मत बजाओ, ये घरेलू इनकम है। घरेलू इनकम जी के जी भरोसे देश बड़े नहीं होते, देश बड़े होते हैं निर्यात करके। जिस देश का निर्यात बढ़ा वो देश बहुत अच्छा स्ट्रांग इकोनॉमी माने जाते हैं, उस देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है। हम इस बात में खुश है कि देखो हमारे घर में 50 लीटर दूध पैदा होता है और 50 लीटर दूध हम घर पी जाते हैं। हम एक पैसा दूध के लिए खर्चा नहीं करते बॉस, 50 के 50 लीटर दूध हम रोज दूध पीते हैं। तुमको मिला क्या? उस परिवार को देखो जो 50 लीटर दूध में से 30 लीटर दूध बाहर बेचता है और पैसा लेता है तो कार भी खरीदता है, और तुम भैंस पे बैठ के जा रहे हो। जी जी। मैं तो ये ट्रम्प का इंपैक्ट बहुत बुरा होगा। देखिए किस सेक्टर में, भाई उसने क्या किया? फार्मा पे नहीं लगाया, अभी आईटी पे नहीं लगाया, इलेक्ट्रॉनिक पे नहीं लगाया, उसने लगाया हीरो पे, उसने लगाया गारमेंट पे, उसने लगाया इंजीनियरिंग गुड्स पे। ये तीनों लेबर ओरिएंटेड यूनिट्स है। यदि ये एक्सपोर्ट कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, तो लेबर का प्रॉब्लम हो जाएगा, लेबर की छुट्टी होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। फिर एक तरफ कहते हैं कि हम अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं, मैं किसान का भला, मैं किसान का नुकसान नहीं होने दूंगा, व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ तो चलता है। ये बोला, दूसरे दिन 11% कॉटन पे हटा दिया। अमेरिका का अब कपास पूरे भारत के मार्केट में आएगा और मेरे कपास का किसान मर जाएगा। सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान कौन करता है? कपास वाला कपा किसान करता है। कपास का 12,000 रुपए क्विंटल जब रेट मिलेगा तब किसान को कुछ मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट पे जाता है। आप 8,110 रुपए का आज आपका एमएसपी है, उसमें भी 1,200-1,500 रुपए टूट गए जब आपने अमेरिका के लिए रास्ता खोल दिया, भारत का मार्केट खोल दिया। और अमेरिका में जो कपास का उत्पादन है उसमें से 90% वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, इतना ज्यादा प्रोडक्शन है उसके पास। 10% में तो वो उतना अपना लोकल भूख उसकी खत्म हो जाती है। तो हम कहां जाएंगे? सोयाबीन मार दिया, सोयाबीन का तेल इंपोर्ट किया, मेरा किसान मर गया सोयाबीन वाला। जो 12,000 रुपए क्विंटल, 8,000 रुपए क्विंटल बेचता था, वो आज 3-3,500 रुपए क्विंटल। प्रधानमंत्री बोल के आए चुनाव के समय में 6,000 रुपए क्विंटल दूंगा, आज बात नहीं करते प्रधानमंत्री।
मर नहीं जाएगा किसान। जी और कहते हैं मैं किसान का नुकसान नहीं होने दूंगा। अरे रोज नुकसान कर रहे हो और बोलते हो नुकसान नहीं करने दूंगा। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। और क्योंकि धन्यवाद। चीजें इतनी ज्यादा हैं और इतनी मुश्किल हालात हैं इस समय देश के लिए, देश इससे बाहर निकले, क्योंकि सारे चीजों का पॉलिटिकल नेतृत्व ही इसका हल है। जब तक आपका नेतृत्व ठीक नहीं होगा, बहुत सी चीजें ठीक नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद।